नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन। लास्ट टाइम में कुछ इससे संबंधित जो फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में जाना और शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा। आज देखिए बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? विभिन्न कारकों के समन्वय हेतु, मानवीय संसाधनों के विकास करने हेतु, शैक्षिक उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु, नियोजित विकास द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्रबंधात्मक समस्याओं व द्वंद्वों का निवारण करने हेतु, न्यूनतम वेतन व संसाधनों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति हेतु। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अच्छे से बहुत से इस प्रकार के कारण हैं जिनमें तालमेल बिठाने के लिए मानव को अनेक प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उनके विकास करने के लिए शिक्षा से जुड़े हुए उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? एक सुनियोजित तरीके से विकास करने के लिए किसमें? शिक्षा में। और जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है, इसके लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं इस प्रबंध करने में, व्यवस्था करने में। अपने मन में जब अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो द्वंद्वों की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके निवारण करने हेतु भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसके उद्देश्य देखिए अब। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य: राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना तथा छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास करना, एक समूह में विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना, यानी एक अकेले व्यक्ति का ना हो करके जितने भी आसपास के लोग हैं सभी का उन पर हक जताना, छात्रों में समुदाय के प्रति भावना का विकास करना, यह शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। छात्रों को अच्छी शिक्षा और स्तर विशेष के लिए निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, शैक्षिक प्रबंधन के प्रति सदस्य एवं समस्त संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आराम से समझ में आएंगे। विद्यालय, छात्र, शिक्षक, समाज, अभिभावक एवं अधिकारियों के मध्य संबंधों का विकास करना, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का विकास करना, एक छात्र विशेष का, शिक्षक का, समाज का, अभिभावकों का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उसको किस प्रकार से बचाया जा सके, इन सभी से परिचित कराना, यह भी क्या है? शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य। प्रत्येक कार्यकर्ता की योग्यता और सीमाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार से कार्यक्रम बनाना, सहयोगात्मक ढंग से कार्य करने की आदत डालना तथा उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करना, विद्यालय की कार्य योजना बनाना और कार्यों का संचालन तथा छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। जे हार्टले हैं, उन्होंने बताया कि मुख्य 3 तत्व व उनसे संबंधित प्रबंध निम्न हैं। मूल तत्व 3 बताए हैं इन्होंने, जे हार्टले ने। एक अदा है इनपुट, यानी शिक्षण, छात्र और प्रशासक, ये मानवीय इनपुट हैं। भौतिक इनपुट जिनमें आपके भवन, फर्नीचर, खेल मैदान और यंत्र, इनको शामिल किया गया है।
निश्चित अपेक्षाएं, मूल्य, नियम, स्तर, नीतियां, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट है, जिनको इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है किसमें? शैक्षिक प्रबंधन में। तो पहला मूल तत्व क्या है? इनपुट, जिसमें जो शिक्षण कर रहे हैं छात्र उनको शामिल किया गया है, अनेक प्रशासकों को, भवन है आपका, फर्नीचर, खेल मैदान, अनेक प्रकार के यंत्र, मूल्य, नियम, स्तर, नीतियां। दूसरा तत्व है इसमें प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस, कार्मिक कार्य विभाजन, संप्रेषण प्रबंधन। संप्रेषण का मतलब है जो भी अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, छात्र हैं, उनके बीच में व्यवस्था करना, कार्य का विभाजन करना, कार्मिक कार्य करना, संस्थान विकास व निष्पत्ति प्रबंधन। तो ये सारी प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत। और अगला है आउटपुट। ये जब इतने आप कार्य करते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया की जाती है और इनपुट जितने भी हैं उनको शामिल किया जाता है, तो निकलते हैं आउटपुट। क्या कार्य होता है? नवीन क्षेत्र का निर्माण होता है, इससे मनोवर्ती, निष्पत्ति एवं रुचि परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रबंधकीय उपलब्धियां हासिल होती हैं और उनका प्रयोग विद्यार्थियों के हित में, शिक्षकों के हित में, विद्यालय के हित में किया जाता है। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या हैं इसके शैक्षिक प्रबंधन के। शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख घटक। शैक्षिक प्रबंध शैक्षिक प्रशासन का ही एक अंग है। प्राय शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित 8 घटक होते हैं, जिसमें प्लानिंग यानी शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक निर्देशन यानी डायरेक्शन, शैक्षिक समन्वय कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, शैक्षिक नियंत्रण कंट्रोलिंग और शैक्षिक मूल्यांकन। ये सारे के सारे 8 घटक हैं शैक्षिक प्रबंधन के। इसके बाद में शैक्षिक प्रबंध के क्षेत्र एरियाज, जो व्यवस्था करते हैं उसके क्षेत्र। शैक्षिक प्रबंध का संबंध बालक से, शिक्षक से, अभिभावक व स्थानीय लोगों आदि से है और उनका उद्देश्य क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जा सके और शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था की जा सके। इसी को क्या है? प्रबंध करना कहते हैं। और इसके क्षेत्र निम्नलिखित हैं: संसाधन, नियंत्रण, नेतृत्व व प्रोत्साहन, लक्ष्य और मूल्य की उपलब्धि, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, उसकी संरचना तैयार करना, विद्यालय और समाज का सामंजस्य अच्छे से तालमेल बिठाना, कर्मियों की भर्ती करना, चुनाव और प्रगति, कर्मियों का विकास, सेवारत प्रशिक्षण देना, परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना और विरोध के निराकरण द्वारा वातावरण का निर्माण करना। बस एक बार इनको पढ़ना है, आराम से समझ में आने वाले हैं, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। अब इसकी विशेषताएं देखिए। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक आदर्श कौशल है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक किसी विद्यालय में, किसी विभाग में प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो वह ढांचा पूर्णतया क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण है, एक देखने का नजरिया। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। इसका उद्देश्य कार्य कुशलता में वृद्धि करना। शैक्षिक प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, सामूहिक योगदान पर सफल होता है। सामूहिक योगदान, सभी का योगदान रहेगा तब अच्छे से व्यवस्था आप कर सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन अनवरत चलने वाली, सार्वभौमिक, नियोजित
एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। भूमि के हर भाग पर, हर विभाग में नियोजित, सुनियोजित तरीके से और क्रमबद्ध प्रक्रिया शैक्षिक प्रबंधन उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग करना है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ प्रकार हैं, देखिए। सत्ता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, और एक रचनात्मक। सत्ता के आधार पर निरकुंश और लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रबंधन, प्रकृति के आधार पर भारी और आंतरिक शैक्षिक प्रबंधन, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन, और रचनात्मक शैक्षिक प्रबंधन। कुछ इसके सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, समन्वय का सिद्धांत, नियोजन का, अनुशासन का, लचीलेपन का, अनुरूपता का सिद्धांत, कार्य विभाजन का, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उद्देश्य निष्ठता का सिद्धांत, औपचारिकता का, अपवादों की स्थिति का सिद्धांत, सहभागिता एवं समता का सिद्धांत, आदेश व निर्देश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण व मूल्यांकन का सिद्धांत, नेतृत्व की आवश्यकता का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला या पद सोपान का सिद्धांत, व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के अधीन मानने का सिद्धांत। अब देखिए शैक्षिक प्रशासन किसको कहेंगे। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे समुचित विकास हो सके। इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग जिससे समुचित विकास देखा जा सके। प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन का शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन करना तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों में गहरा संबंध है। शैक्षिक प्रशासन से संबंधित मौलिक तत्व जैसे नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि सभी एक दूसरे पर आधारित रहते हुए कार्य करते हैं। प्रशासन में सभी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना, उनकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करना, कक्षा, भवन, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल, कार्यालय, पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक आयोजन करना और उनमें निरंतर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है। कक्षा को कैसे तैयार किया जाए, भवन का निर्माण कैसे हो, पुस्तकालय को कैसे तैयार किया जाए, कैसे खेलने का मैदान अच्छा हो सके, कार्यालय में किस किस चीज की आवश्यकता है, तो ये सारा कार्य इसमें निरंतर प्रगति के लिए शैक्षिक प्रशासन की जरूरतें पड़ती है। विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, उप निदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं और इन सभी व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना प्रशासन का ही कार्य है। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं हैं। S.N. मुखर्जी ये कहते हैं शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सदियों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। फॉक्स, बिश एवं रफनर यह कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। किसके? शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके कारण? शैक्षिक प्रशासन के कारण। जे.बी. सीयर्स कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का अर्थ है सरकार शब्द से ही, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है: अधीक्षण,
पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन और नियम। हेनरी फेयोल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहा जाता है, याद रखें। हेनरी फेयोल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहा जाता है और उनके अनुसार अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व है: नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। अब परिभाषा है मोट तथा रोज की। ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित और उद्देश्यों की ओर मोड़ना, अध्यापकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय को उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर प्रेरित करना। एक है ग्राहम बेलफोर। यह कहते हैं शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों का योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम या योग्य बनाना है, ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित साधनों द्वारा प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें। एक पॉइंट और करते हैं, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता व महत्व क्या है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन, शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना, शैक्षिक नीति का निर्धारण करना, विद्यालय कार्यशैली में सुधार लाना, नेतृत्व प्रदान करने में सहायक होना, शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में सहायक होना, शिक्षकों को प्रजातांत्रिक अवसर प्रदान करना। बहुत ही सरल सरल पॉइंट हैं। शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता में वृद्धि, विद्यालय योजना एवं व्यवस्था में सहायक होना, समाज की अपेक्षाओं, आकांक्षा व आदर्शों का ध्यान, साधनों का उपयोग, समन्वय, नियंत्रण एवं मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए भूमिका तैयार करना। थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में भी बताते हैं, कौन सी पुस्तक है ये, और लगभग 100 रुपये के आसपास में आती है। फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यह पुस्तक है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा हेतु शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मॉडल पेपर भी हैं और पूरे के पूरे वो टॉपिक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपके दे रखे हैं, अपनी पोथी वही पढ़ें जो कामयाबी दिलाए, वही और केवल वही। बहुत ही शानदार मैटर है, आराम से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय